नमस्ते। आज के इस दिलचस्प चर्चा में हम उन अदृश्य ताकतों की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की आधुनिक तकनीक को शक्ति प्रदान करती हैं। हम अक्सर इलेक्ट्रिक कारों, पंखों या रोबोटिक्स को काम करते हुए देखते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि इन्हें घूमने की ताकत आखिर मिलती कहाँ से है। आज हम इसी यांत्रिक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। भारी भरकम गणितीय समीकरणों में उलझने से पहले एक बिल्कुल बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। आखिर ये चुंबकीय क्षेत्र, जो पूरी तरह से अदृश्य होते हैं, वो असल में भौतिक और वास्तविक रोटेशन कैसे पैदा कर देते हैं? यह वो मुख्य रहस्य है जिसे समझना भौतिकी की दुनिया में बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह जादू कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले मोटर्स के सिद्धांत को समझते हैं कि आखिर इनका बुनियादी संचालन होता कैसे है। जब एक करंट कैरी करने वाले तार के लूप को किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो भौतिकी का एक बड़ा ही मजेदार नियम लागू होता है। इस लूप पर एक बल आघूर्ण, जिसे आम विज्ञान की भाषा में टॉर्क कहते हैं, लगने लगता है। ये टॉर्क उस लूप को अपनी ही धुरी पर घुमाने की कोशिश करता है। और सच तो ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स और गैल्वेनोमीटर का ये बिल्कुल मूलभूत संचालन सिद्धांत है। जब भी कोई मोटर चालू होती है, तो वास्तव में यही अदृश्य बल पर्दे के पीछे पूरा खेल रच रहा होता है। अब स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि इस चुंबकीय टॉर्क को गणित के रूप में कैसे परिभाषित किया जाए। यहां आता है हमारा खूबसूरत और बेहद जरूरी क्रॉस प्रोडक्ट समीकरण। टॉर्क यानी टाओ कर्मोस बराबर है म्यू क्रॉस बी। दिखने में ये भले ही छोटा सा लग रहा हो, पर यकीन मानिए इस एक लाइन में उस लूप पर काम करने वाले सटीक बल को तय करने की पूरी ताकत छुपी है। इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। यहाँ टाओ वो घूमने वाला बल है जिसे हम न्यूटन मीटर में मापते हैं। म्यू उस लूप का अपना चुंबकीय द्विध्रुवीय क्षण या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और बी है वो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर जो उस पर लग रहा है, जिसे टेस्ला में मापा जाता है। तो असल में ये टॉर्क लूप के अपने चुंबकीय गुण और बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की सीधी बातचीत का ही नतीजा है। खैर, अब इस म्यू पर थोड़ा और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि ये द्विध्रुवीय क्षण बनता कैसे है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ निकल कर आती है कि हम इस फिजिकल फोर्स को भौतिक रूप से बढ़ा भी सकते हैं। एक सिंगल लूप के लिए म्यू की गणना केवल करंट को क्षेत्रफल से गुणा करके की जाती है। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास n घुमावों वाली, यानी ढेर सारे टर्न्स वाली एक कॉइल हो? तब यह समीकरण NIA बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बस तार के घुमावों की संख्या बढ़ाते जाइए और ये भौतिक प्रभाव कई गुना बढ़ता जाएगा। है ना कमाल की बात? इंजीनियर्स इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके छोटी सी जगह में बेहद शक्तिशाली मोटर्स फिट कर देते हैं। बल कितना है ये तो पता चल गया, पर उसकी दिशा भी उतनी ही मायने रखती है। ये म्यू किस तरफ इशारा कर रहा है, इसे देखने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। बस अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को करंट के बहने की दिशा में मोड़िए। अब अंगूठा जिस तरफ इशारा करेगा वही हमारे म्यू की दिशा होगी, और ये दिशा लूप के तल के बिल्कुल लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती है। तो चलिए अब इस टॉर्क के परिमाण यानी इसकी सटीक ताकत की गणना करते हैं। जब हम क्षेत्रफल को अपने मुख्य समीकरण में शामिल करते हैं, तो हमारा एक नया विस्तारित सूत्र बनता है। टाओ बराबर NIAB साइन थीटा। यहां ज्योमेट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चुंबकीय क्षण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का ये जो कोण है, जिसे थीटा कहते हैं, यही तय करता है कि अंतिम बल कितना तगड़ा होगा। असल में साइन थीटा ही यह निर्धारित करता है कि मोटर कितनी ताकत से घूमने वाली है। इस टेबल को देखिए, चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। जब ये कोण ठीक 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 का मान 1 हो जाता है, जिसका मतलब है हमें अधिकतम यानी सबसे ज्यादा टॉर्क मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ये कोण 0 डिग्री होता है, साइन 0 भी 0 हो जाता है और टॉर्क बिल्कुल गायब। यानी 90 डिग्री का कोण रोटेशन को पीक पर ले जाता है, जबकि 0 डिग्री उसे पूरी तरह से रोक देता है। सोचिए, सिर्फ एक कोण बदलने से पूरी की पूरी भौतिक स्थिति कैसे बदल जाती है। अब आते हैं इस प्रक्रिया के अंतिम हिस्से पर, जो है संरेखण या अलाइनमेंट का प्रयास। ये टॉर्क किसी भी लूप को ऐसे ही बिना किसी वजह के नहीं घुमाता। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट मकसद होता है। लूप असल में लगातार ये कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने आंतरिक चुंबकीय क्षण यानी म्यू को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र B की सीध में ले आए। ये बिल्कुल एक कंपास की सुई की तरह है, जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करने की जिद करती है।
और इस घूमने की यात्रा की एक प्राकृतिक मंजिल होती है जिसे स्थिर संतुलन या स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये तब होता है जब कोण 0 डिग्री पर आ जाता है। यहाँ चुंबकीय क्षण और बाहरी फील्ड एक दूसरे के साथ पूर्ण संरेखण में आ जाते हैं, और जैसे ही ये परफेक्ट अलाइनमेंट मिलता है, घुमाने वाला फोर्स पूरी तरह से 0 हो जाता है और लूप एकदम शांति की स्थिति में आ जाता है। ये सच में हैरान करने वाली बात है ना, कैसे इतनी सरल ज्यामिति और बिल्कुल ना दिखने वाले बल उस गति को जन्म देते हैं जो आज की पूरी औद्योगिक दुनिया को चला रही है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस आधुनिक दुनिया के तंत्र को और ऐसी कौन-कौन सी अदृश्य ताकतें चला रही हैं, इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि हमारे आसपास की तकनीक को एक नए नजरिए से देखना बहुत कुछ नया सिखा सकता है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की ये खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए।